नमस्कार साथियों। ऐसी राजनीति देश में कभी भी नहीं था। इस बात का जिक्र कई वीडियोस में हमने किया, लेकिन आज आप एक सच जान लीजिए कि ऐसा चुनाव इससे पहले कभी भी नहीं था देश में। यानी आजादी के बाद 1952 का प्रथम चुनाव हो या फिर पिछला चुनाव 2019 का हो, उन सब से हट करके अलग 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात अब लिख डाली गई है। एक पूरे कोरे कागज पे आप भी इसको दर्ज कर लीजिए, क्योंकि जिस रास्ते पर राहुल गांधी चलने निकल पड़े हैं, या उन्होंने ऐसा कोई निर्णय ले लिया है, या कांग्रेस ने अपनी आखिरी दाव चल दिया है, और जिन नारों के आश्रय वो लोगों के बीच जाने की तैयारी कर चुके हैं और आज उसका खुले आम ऐलान कर दिया गया है। यह संदेश मई 2024 के भीतर किसी से भी अगर पूछा जाएगा कि यह यात्रा जिसका ऐलान राहुल गांधी ने किया कि 14 जनवरी से निकलेंगे और 20 मार्च को मुंबई के भीतर उस यात्रा का समापन होगा, यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, यह भारत न्याय यात्रा होगा। यानी न्याय शब्द राहुल गांधी लेकर के अपने साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस दौर में न्याय को लेकर के कई आवाजें पार्लियामेंट के भीतर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, बार बार विपक्ष ने उठाया, कांग्रेस ने उठाई, राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन इस न्याय शब्द की गूंज जो है कहीं भी सुनाई नहीं दी। उसकी वजह बहुत साफ थी कि लोगों तक पहुंचने का रास्ता जिस पत्रकार के जरिए जाता है, उस पत्रकार में ही न्याय शब्द गायब कर दिया गया। इसीलिए शायद ताना बाना, जो सामाजिक ताना बाना बोना जाना चाहिए इस भारत देश के भीतर, जो पहले से भी रहा है, वो अगर छिन्न भिन्न हो गया तो फिर उसको जोड़ेगा कौन? यह सवाल न्याय शब्द उभरा ही नहीं तो फिर गायब हो गया। आर्थिक असमानता ने इस भारत देश के भीतर सबसे बदहाल वाली परिस्थितियों को और गरीबियों को इस दौर में ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन आर्थिक न्याय की गूंज भी इस दौर में गायब सी हो गई, जो कि कॉरपोरेट के शिकंजे में फंसता गया। और राजनीतिक न्याय की मांग तो इस देश के भीतर में हर कोई एक प्लेन फील्ड चाहता है, जिसके भीतर बराबरी की राजनीति करने हर किसी को हो, लेकिन चुनाव आयोग क्या वहां पर भी चुप हो गया? और स्थिति ऐसी विकट हुई कि जहां पर इस भारत देश के भीतर पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी अब प्रधानमंत्री करे और मुख्य चुनाव आयुक्त भी खुद प्रधानमंत्री करे, और उसी चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को इस देश में साफ, ट्रांसपेरेंट और ईमानदार चुनाव कराना है। तो फिर न्याय शब्द के आश्रय खुले आसमान तले जमीन पे चलते हुए क्या वाकई भारत देश के भीतर चलते हुए एक राजनीति नए रंग में भारत में रंगेगी? ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जब इस बात का जिक्र है कि यह चुनाव बीते तमाम चुनाव से बिल्कुल अलग होगा। तो इसके कई मायने हैं। सबसे बड़े मायने तो यह है कि क्या राहुल गांधी क्या एक ऐसा जोखिम भरा निर्णय कर लिया है कि अगर 2024 के चुनाव का रास्ता अगर कांग्रेस के लिए और सिकुड़ जाता है और कम सीटें आती है और 300 पार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अगर नजर आने लगती है, तो फिर ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं। और सबको पता है कांग्रेस का मतलब इस दौर में, इस समय में केवल एक ही नाम है, राहुल गांधी। इंडिया का मतलब भी उसी के आसपास चारों ओर अपनी महत्ता और अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ है। क्या समूचा विपक्ष, समूची कांग्रेस एक यात्रा के दांव पे अटक गई है? एक ऐसी यात्रा जिसको जिन राज्यों से निकल रहा है वहां पे कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है। वहां पर कुछ छत्रकों की मौजूदगी है जो इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे छत्रक भी है जो इंडिया के साथ भी नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खरे नजर आते हैं। क्या इन जगहों से जब यात्रा निकलेगी तो वो एक समा बांध देंगे? क्या ऐसी परिस्थिति में लाकर के इस देश के भीतर की राजनीति परिस्थितियों को खड़ा कर देगी, जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी एक ही झटके में बहुमत के नीचे आ जाएगी? क्योंकि बहुत प्रयास कांग्रेस को नहीं करना है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट केवल 30% होना चाहिए, जो वर्तमान समय में सिर्फ 5% है या उससे भी कम है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या यह कहा जा सकता है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे आएगी, इन राज्यों से गुजरने के बाद चुनाव परिणाम जो निकल के सामने आएंगे, वह चुनाव परिणाम कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का राजनीतिक बुढ़िया बिस्तर तो नहीं समेटेंगे?
क्या पहली दिशा यही है कि इस यात्रा का मतलब या तो राहुल गांधी के कैरियर, राजनीतिक कैरियर, सियासी कैरियर के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है, या आने वाले समय में वह बोझ तले ही दब के रह जाएंगे, या फिर इस राजनीतिक कैरियर के भीतर एक उड़ान आपको दिखेगा। या दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में देश भर के भीतर घूमेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसी पहली चुनाव प्रचार की यात्रा होगी जो ऐसे समय में खत्म होगी जिसके 2-3 दिन बाद चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करना होगा, जो कि मार्च के आखिरी हफ्ते में ही होगा और 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। बहुत बड़ी बात क्या निकल के सामने आ रही है कि इस भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की यात्रा होगी। देश भर के भीतर अलग अलग चुनाव रैलियों के जरिए जो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होगी और राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी उभारेगी। उसकी बिसात देश के गृह मंत्री अमित शाह बना रहे होंगे। लेकिन दूसरी और देखिएगा तो उधर कौन होगा? अगर इंडिया अलायंस की मौजूदगी है, उस इंडिया गठबंधन के भीतर माइनस राहुल गांधी आप कुछ भी सोच नहीं सकते। तो क्या अलग अलग राज्यों के भीतर जो भी रैलियां होगी वह चाहे अनचाहे उस यात्रा की दिशा में आगे देखने लगेगी जिस यात्रा को राहुल गांधी निकाल रहे होंगे। और जिन राज्यों से वो गुजरते चले जाएंगे, क्योंकि पूर्वी राज्य के मणिपुर को उन्होंने चुना है शुरुआत के लिए, और मणिपुर की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या हुई और कैसे बिगड़ते गई, और भारत देश के प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर पूरी तरह चुप्पी साध दी, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उस कर्नाटक के चुनाव में खुद को मशगूल रखे रहे, जिस दौरान कर्नाटक धधकना शुरू हुआ था, मणिपुर धधकना शुरू हुआ था। तो क्या आप कांग्रेस के जरिए उस परिस्थिति को पैदा कर रहे हैं जिसको एक समय आरएसएस घबराती और कतराती रही? क्योंकि ईस्ट फर्स्ट का नारा और ईस्ट के दौर में आरएसएस की पहल कदमी वहां पर आदिवासियों के बीच कोई आज की नहीं है। आजादी के बाद से वहां पर आरएसएस की मौजूदगी रही, और शायद यही कारण है कि इस समय में पीएम मोदी सरकार ने पूर्वी राज्यों के भीतर अपनी पहुंच पकड़ बनाई। लेकिन मणिपुर की घटना और उसके प्रभाव में आया हुआ समूचा नॉर्थ ईस्ट के इलाका इस सवाल को उठाने लगा, क्या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे? हालांकि वहां पे सीटें बहुत कम है। पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो 60 राज्य है होते हैं उसमें केवल 11 लोकसभा की सीटें होती है, जिसमें से 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 1 सीट ही केवल कांग्रेस के पास है। लेकिन उसके बाद की यात्रा देखे, जो असम से शुरुआत होती है और असम से शुरू होते होते वो यात्रा जो है असम के बाद मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक जाती है। इस पूरी यात्रा को समझते हुए लोकसभा की परिस्थिति को अगर देखिएगा तो इसमें सीधे सीधे राहुल गांधी को जिन इलाकों के भीतर टकराना है वो 85 जिले हैं, और उन 85 जिलों से जुड़ा हुआ करीब करीब 98 लोकसभा की सीटें आती है। 98 यानी 98 लोकसभा की सीट आती है। मतलब साफ है कि इन जगहों पे कांग्रेस की मौजूदगी बराबर है। नहीं से कहने का मतलब यह कि सिर्फ केवल 5 सीट कांग्रेस के पास है इन जगहों के पर। लेकिन जिन राज्यों से गुजरेगी कांग्रेस या फिर राहुल गांधी, उस जगह को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो 355 सीट इन तमाम राज्यों की है, जिन 14 राज्यों से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। 85 जिले जरूर है, सीधे तौर पे 98 लोकसभा की सीट जरूर है, लेकिन इन राज्यों को प्रतीकात्मक तौर पे 355 सीटों से आपको अगर जोड़ देते हैं, जरा आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीट ही है लोकसभा की इन जगहों पर, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी 236 सीटों के ऊपर है। लेकिन ये वही राज्य है जहां से गठबंधन के राज्यों की मौजूदगी भी है जो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ। उसमें ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल भी है, उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बिहार भी है, उसमें अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश भी आता है, उसमें हेमंत सोरेन का झारखंड भी है, उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का महाराष्ट्र भी है। और इस सारे से हट करके बाकी राज्यों के भीतर अपनी मौजूदगी कांग्रेस के साथ चलती है। अब फिर सवाल आता है, सबसे बड़े अहम सवाल 3, क्या सच में पहली बार कांग्रेस
हर दिन यात्रा पर है, हर दिन चुनाव प्रचार कर रही है, हर दिन किसी न किसी राज्य के भीतर जा रही है और हर राज्य के मुद्दों को दूसरे राज्य से बांधते हुए, जोड़ते हुए इस देश के मुद्दा सामूहिक तौर पर उठा रही है। क्या यह मान लिया जाए कि लोकसभा के चुनाव का बिगुल जनवरी के दूसरे वीक से बन गया जब सूर्य उत्तरायण के भीतर होगी? उसी दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे उस यात्रा की शुरुआत करेंगे, राहुल गांधी फिर आगे चल निकलेंगे और मणिपुर से जब वो निकलेंगे तो एक के बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा अगर न्याय का लोगों के जुबा पे अगर आके रह गया और न्याय का सवाल इस भारत देश की राजनीति के भीतर अन्याय से न्याय की दिशा में अगर बढ़ने की इस दिशा में अगर राहुल गांधी लेकर के आगे आ गए तो फिर क्या यह संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रैल के महीने में जब वोटिंग हो रही होगी तो लोगों के जुबा पे न्याय होगा? अगर इन जगहों को अगर समझ रहे हैं, 355 सीटों का जो बात की है उसके भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 236 सीट अगर अभी है और इस दायरे में यूपी भी आता है, बिहार भी आता है, इसमें बंगाल भी आता है, इसमें झारखंड भी आता है, इसमें असम भी आता है, तो उसके बाद देखेंगे उन तमाम राज्य है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनका भी जिक्र करते जाइए और ओडिशा का भी जिक्र भी होना चाहिए। ओडिशा के भीतर विजु जनता दल यानी नवीन पटनायक की मौजूदगी है, लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या यह यात्रा एक राष्ट्रीय संदेश के तौर पर उभर करके देश में आ सकती है, जिससे ऐसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस आ जाए या फिर इंडिया गठबंधन आ जाए और एक ही झटके में कांग्रेस 236 सीट जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूद है उसमें अगर सेंधो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सीटों पे अगर लगा देती है तो इस भारत देश की राजनीति एक ही झटके में पलटने लगेगी। अब पलटने का मतलब ये होता है कि केवल 40-50 सीट इसमें से चाहिए, 236 सीट है, 236 में से 40 सीट का मतलब होता है एक ही पल में आप निकल करके 260 पे आ गए, यानी भारतीय जनता पार्टी। और जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा अगर हो चुकी है, 3 राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी नहीं थी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इस समय में कांग्रेस को जीत मिल चुकी है, कर्नाटक में चुनाव जीत चुकी है, जहां पे कांग्रेस को सीट नहीं मिली वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट 98% तक। संदेश क्या निकलता है? संदेश पहला ये जाता है कि भारत देश में पहली चुनाव प्रचार के ऐसी मद्देनजर ये यात्रा होगी जो यात्रा के समय ही इस देश के पूरे मिजाज को उभारने की कोशिश करेगी और एक मुद्दे के तौर पर सामने रख देगी। कल तक चुनाव प्रचार के भीतर ये होता था कि स्टार प्रचारक उसमें तय किए जाते थे और वो स्टार प्रचारक किस इलाके में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे इस दिशा में आगे देखते थे। हालांकि वो स्टार प्रचारक अभी भी होंगे नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन नोटिफिकेशन से ठीक पहले जिस बात का जिक्र लगातार विपक्ष करते रहा कि प्रधानमंत्री हर दिन चुनाव रैलियों में होते हैं या फिर सरकारी कार्यक्रमों के जरिए चुनावी वोट को ध्रुवीकरण अपने अनुकूल करने की दिशा में ही वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर क्या पहली बार कांग्रेस और राहुल गांधी ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसके भीतर वो हर दिन इस देश की चुनावी रैली में खड़े होंगे? क्योंकि लोगों के मन में इस दौर में और कोई बात नहीं आती है। सबको पता है कि 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जब अयोध्या में होंगे तो वह इस देश के भीतर वोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर अपने रोड शो को करेंगे। सबको मालूम है कि अयोध्या के भीतर राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो 22 जनवरी को शुरू होगा, जो होना है उसको इस देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी बनाकर हिंदुत्व के आश्रय राजनीति को साधने में दिशा में ही आगे बढ़ेगी। यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर किसी को ये बात मालूम है कि इस बार के अंतरिम बजट आंकड़ों के लिहाज से नहीं चलेगा बल्कि विचारधारा और सोच और उस विजन, उस दृष्टिकोण के आश्रय चलेगा जो भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बना दे। उसी दिशा में ये पूरी बजट की फिलॉसफी रखी जा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमोबेश उस राज्य के भीतर जाएंगे और सरकारी कार्यक्रम करेंगे जिससे कि पैसा इस देश के जो टैक्स पेयर है उन्हीं के पैसे के आश्रय वो रैलियां भी होती चली जाए और जब तक नोटिफिकेशन हुआ नहीं है तब तक वही काम किया जा सकता है। तो अब तक जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, अब इलेक्शन से ठीक एन पहले जब इस भारत देश के रगों में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव इसलिए दौड़ने लगा कि इससे हट करके भारत में कोई दूसरा काम होता नहीं है, तो फिर उस चुनाव के मैदान में सीधे तौर पर
खुद को राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए, जो न्याय यात्रा है, इसके जरिए ढकेलने का काम। जिस पूरी जोखिम का जो सवाल करना चाहते हैं कि जो भी जीतेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का नीचे आना, बहुमत के अंक जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक बुढ़िया बिस्तर उठ जाना, और बीजेपी संघ के भीतर ही लोग बांधने के लिए खड़े हो चलेंगे। लेकिन एक पल के लिए अगर कांग्रेस नीचे आ गई, जो उसके पास 51 लोकसभा की सीटें अभी, वह भी अगर सिमट गई, तो फिर राहुल गांधी की ये दोनों यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा से निकली और जो भारत न्याय यात्रा के जरिए निकलने वाली है, इन यात्राओं को लेकर और राजनीतिक कैरियर जो राहुल गांधी के, उसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठने लगेंगे। वही वह सवाल होंगे जो G23 के दौर में होते थे। फिर राजनीतिक तौर पर दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण, जोखिम भरी यात्रा, ये जो सीधे सीधे परिणाम चुनाव के जरिए देने वाली है, वह चाहे अनचाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर को लेकर के भी जुड़ गई। डूबेगी या उभरेगी, इसको लेकर के भी सवाल। इन सारे सवालों के बावजूद भी सवाल कि भारत देश की राजनीति में पहले जितने भी इससे पहले चुनाव हुए, उन सारे चुनावों के मद्देनजर मीडिया की, यानी पत्रकार की भूमिका एक बराबर की रही कि सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए, जिससे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। जब इस बात को समझ लिया कांग्रेस और राहुल गांधी ने कि हमारी बात को अब जगह नहीं मिलती है, तब भारत जोड़ो यात्रा लोगों के बीच जाकर के शुरू की। उसका परिणाम ये हो गया कि इस भारत देश के लोगों ने पहली बार देखा, समझा, परखा, सोचा कि दिल्ली में बैठे हुए नेता भी किस रूप में जब सड़क पे चलने आते हैं और उनके सरोकार यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, तो उनके सवाल ही क्यों राजनीतिक के बीच में, केंद्र में आगे खड़ी हो जाती है, जिसके ऊपर समूची राजनीति होती है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह कहना पड़ा कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले यह कह पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। उससे पहले वो ओबीसी खोज ढूंढ रहे थे, यादव माइनस ओबीसी का जिक्र राजनीतिक तौर पे कर रहे थे, जाटव माइनस दलित का जिक्र वोट बैंक के तौर पे वो कर रहे थे। लेकिन गरीबी इसलिए क्योंकि उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सबसे प्रधान रूप में निकला, वो इस देश के भीतर गरीबी मुफलिसी था। लोगों के पास काम नहीं था, उनकी कमाई उतनी नहीं थी, महंगाई चरम सीमा पे थी, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन जब खुले आसमान तले जमी पे रेंग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, तो ये एहसास सियासी तौर पर एक करंट पैदा करता है। और वो उस करंट के भीतर भी उस प्रधानमंत्री मोदी को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं देख पा रहा हूं, उनको कहना पड़ गया कि ये देश गरीबों का है। फिर सवाल होता है कि क्या इस यात्रा के जरिए इस भारत देश की राजनीतिक स्थिति पहली बार 2024 के भीतर बदल जाएगी? इस पूरी बदलती हुई राजनीति के सेंटर में चाहे अनचाहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वही लोग होंगे, आम लोग होंगे, जिसके बीच से भारत जोड़ो यात्रा एक दौर में राहुल गांधी और दूसरे दौर में न्याय यात्रा की तौर पे चलते चली गई। क्या इस दौर में भारतीय जनता पार्टी इस न्याय यात्रा के बाद बदलेगी, या फिर इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति और इस मानसिकता को अगर समझ पाएंगे तो एक पल के लिए जरा एक बात और समझिए कि हिंदी क्षेत्र नहीं बल्कि हिंदुत्व के आश्रय भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को कहीं ज्यादा मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना चाहती। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर सवाल इस देश में कि सरकार के नजरिए में भेदभाव और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में भारत देश के विपक्षी राजनीतिक दलों से लेकर के उन तमाम जगहों पर जिन को जो कुछ भी चाहिए था, उसको लेकर के जो कुछ भी वादे 14 से लगातार किए गए, उन वादों के ऊपर कांग्रेस अगर उभारे तो फिर भारतीय जनता पार्टी उस पर मिट्टी डालने की स्थिति में कैसे आ जाए। यह सियासी का, राजनीति का एक नया चेहरा इस दौर में उभर के देश के सामने आ गया। फिर लेकिन वही बात, लेकिन असल सवाल जो होता है कि जो 3 हिस्सों में बट के छिपा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दरवाजे पे इसलिए दस्तक दे रहा है क्योंकि 2024 के ये लोकसभा चुनाव इस देश के भविष्य से जुड़ गया अब। और इस देश के भीतर
आरएसएस या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस के तरीके की उम्र होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इससे भी आकर के जुड़ गया। अगर इस उम्र को बरकरार रखने की स्थिति में जनमत आ गया, फिर मतलब बहुत साफ है कि जो फैसले इससे पहले आपने किए लगातार मोदी गवर्नेंस के जरिए देखे, संस्थानों का खत्म होना हो, संस्थानों की नियुक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटना हो, चुनाव आयोग को भी अपने हाथ में रखना हो, कॉरपोरेट की फंडिंग अपने अनुकूल चलानी हो, इस भारत देश के भीतर ब्लैक मनी जिसके पास है, जिसकी सेल कंपनियां चलती हैं, उससे भी हम फंडिंग लेंगे, राजनीतिक फंडिंग। उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता निकाला गया कि लोगों को पता ही नहीं चले कि पैसा कहां से किधर जा रहे हैं। तो फिर जरा कल्पना कीजिए 2024 में जीत के बाद वो कौन सा रास्ता होगा, सत्ता का, जो वर्तमान में सत्ता है उसका, और उस जिस रास्ते आगे बढ़ेगी उसमें आप 29 गिनिए या फिर 34 गिनिए, ये सारी चीजें बाद की बात हो जाएगी। फिर क्या यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी का मतलब उस नेहरू गांधी परिवार की विरासत, राजनीतिक तौर पर जिसने इस देश के भीतर में सत्ता का उपभोग भी किया, सत्ता का मजा भी लिया, और इस भारत देश को अपने हिसाब से आइडिया ऑफ इंडिया के जरिए बांधने की कोशिशें भी की, कई जगहों पर वह करप्ट भी हुए, लेकिन तमाम परिस्थितियों के भीतर, तमाम मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव एक अलग निशान के साथ खड़ा हो गया है। और शायद यही वह कारण है, यही वह एहसास है जो इस दौर में राहुल गांधी को भीतर से कमजोर कर रहा है, डिगा रहा है, क्योंकि फैसला इस यात्रा को राहुल गांधी को ही करना था। CWC की बैठक में केवल एक प्रस्ताव रखा गया था और ये कहा गया था कि फैसला आप कीजिए, ये यात्रा आप निकालेंगे या नहीं। और ऐसा नहीं है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस सिमट गई तो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के सवाल नहीं उठेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 272 के नीचे सिमट गई तो एक नए तरीके की परिस्थिति इस भारत देश में गठबंधन की राजनीति का आगमन दोबारा तरीके से हो, यह भी स्थिति नहीं उठेगी। सारे दरवाजे अभी इसीलिए खोले हुए हैं क्योंकि इस यात्रा के बीच में पड़ने वाले सारी परिस्थिति को जरा समझिए कि असल में इसकी शुरुआत असम के भीतर से होती है। उसमें ADI, उसके भीतर कोई भी तालमेल नहीं। असम का जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन ने नहीं किया। मेघालय के भीतर में NPEP है, नागालैंड में NDPP है, मणिपुर में NPF है। यानी नॉर्थ ईस्ट के भीतर के गठबंधन के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस राजनीति को साधना है उसमें सहयोगियों के सामने भी पहली बार एक नया संकट ये है कि इस देश में इससे पहले 3 धाराएं रहती थी, एक कांग्रेस की, एक छत्रक की और एक भारतीय जनता पार्टी की। पहली बार इंडिया गठबंधन अगर एक ही धारा के हिसाब से अगर आगे चल पड़ी, जिसमें ममता बनर्जी भी, जिसमें नीतीश कुमार भी, जिसमें तेजस्वी यादव भी है, जिसमें अखिलेश यादव भी है, जिसमें हेमंत सोरेन भी है, जिसमें उद्धव ठाकरे भी है, शरद पवार भी है, तो संदेश बहुत साफ होगा, इस देश को किसी एक धारा के साथ आगे बढ़ना है, बटना किसी को नहीं, चाहे वो इधर खड़ा रहे चाहे उधर खड़ा रहे। और यही सबसे बड़ा शायद इस पूरी यात्रा के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा निर्णय होगा जिस पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहर लगनी है। बीच बचाव का कोई रास्ता होता नहीं। शायद राहुल गांधी की इस भारत न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से निकलेगी, जब सूर्य उत्तरायण के भीतर होंगे, उस दिन से शुरुआत होगी और 20 मार्च तक जब ये यात्रा चलेगी तो यात्रा भारत के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगी और इस भारत देश के भीतर की उन सारी परिस्थितियों के ऊपर भी ठप्पा लगाएगी कि जो भारतीय जनता पार्टी, BJP और नरेंद्र मोदी बार बार उभारते। और ये निर्णय और फैसला शायद उस जनमत के हवाले आप कर सकते हैं, या फिर समझ लीजिए कि 14 जनवरी से इस भारत देश में लोकसभा चुनाव का औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया। देखते रहिए। जय हिंद।